तो आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जिस डील पर दस्तखत हुए हैं वो ईरान की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अगर आप इस पूरे डील के मसौदे पर देखें तो पहली बात है कि लेबनान पर हमले नहीं किए जाएंगे। यह कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है इस्राइल के चेहरे पर। यह कहीं ना कहीं ईरान की बहुत बड़ी जीत है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि ईरान को मिसाइल रखने का अधिकार है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 40 दिन की जंग चली थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम उनके मिसाइल शहर को बर्बाद कर देंगे, मिसाइल रखने का कोई अधिकार नहीं है। मगर आज डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उसके उलट कह रहे हैं। ऐतिहासिक दिन दोस्तों, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर दस्तखत कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली आपके स्क्रीन पर वो मंजर, और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर मसूद पेजेश्कियां ईरान के राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर रहे थे। और दस्तखत करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिकली इस पर दस्तखत करने के बाद उन्होंने दुनिया भर को इसे दिखाया। मगर दूसरी तरफ इस्राइल बुरी तरह से बौखलाया हुआ दोस्तों, बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। जैसे मैंने कहा, उस पूरे डील में नंबर 1 पॉइंट इस बात को लेकर है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। मगर इस्राइल ने देर रात लेबनान पर हमला किया। जब इस डील पर दस्तखत किए जा रहे थे तो उसने लेबनान पर हमला किया। उस मंजर को देखिए जब हमला किया गया था। अब मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा दैट वी हैव साइंड। और इंतजार कीजिएगा नेतन्याहू के बारे में उन्होंने क्या कहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर देखिए किस तरह से पत्रकारों को उन्होंने चिल्लाकर कहा, वी हैव साइंड। ईरान लगातार कह रहा है कि युद्ध विराम के लिए भी, शांति के लिए भी अमेरिका और इस्राइल हमारे पास आए। क्योंकि युद्ध का आगाज उन्होंने किया, युद्ध को खत्म भी उन्होंने किया। ईरान महज अपने आप को डिफेंड कर रहा था और सीज फायर के लिए भी ट्रंप हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आए। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद गालिबाफ, जो कि वार्ता में भी शामिल थे, बातचीत में भी शामिल थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कहा, मैं चाहता हूं आप उसके एक एक अल्फाज पर गौर कीजिए। به حال نگاه کنید آتشبس رو دشمن درخواست کرد، دنبال کرد. ما مدتی بود پیگیری میکرد، مورد قبول واقع نمیشد. ولی وقتی که تصمیم گرفته شد به حال آتشبس برقرار شد. तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नाराज हैं नेतन्याहू से। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका और इस्राइल के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। दो चीजें हुई हैं। पहली बात, इंटरनेशनली अमेरिका की साख कमजोर हुई है, यूरोप अमेरिका से दूर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और इस्राइल के बीच में दरार पैदा हो गई है। सुनिए बीबी को, यानी नेतन्याहू को क्या नसीहत देते हैं ट्रंप कि भाई लेबनान पर हमला मत करो, थोड़ा संयम से, सब्र से काम लो। यह तो उन्होंने बहुत ही शालीन अंदाज में कहा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को फोन करते हैं तो भर भर के गालियां देते हैं, द एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या नसीहत दी नेतन्याहू को। You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को मिसाइल रखने का अधिकार है, बैलिस्टिक मिसाइल रखने का अधिकार है। इंतजार कीजिए, मैं आपको वो जो तमाम 14 पॉइंट्स हैं
वो आपके सामने पेश करूंगा। मसौदे के अंदर क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या है, एक एक पहलू मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। उसके मायने क्या हैं वो भी पेश करने वाला हूं, क्योंकि इस मंच पर न सिर्फ आपको खबर मिलती है, बल्कि खबर के पीछे की जो खबर है उसका एनालिसिस वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूं। मगर सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से कह रहे हैं कि ईरान को मिसाइल रखने का अधिकार है। सुना जाए। You said you don't mind Iran having ballistic missiles. Can you elaborate on that? I want to make sure we understand your position. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Okay? जिस बात का आप इंतजार कर रहे थे कि वो 14 पॉइंट्स दरअसल हैं क्या, और उसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, उसके सामरिक मायने क्या हैं, वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, और ये बहुत अहम है क्योंकि यहां पर लेबनान का जिक्र है, गौर फरमाएं। अमेरिका, ईरान और इस युद्ध में उनके सहयोगी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करके सभी मोर्चों पर, जिसमें लेबनान भी शामिल है, मिलिट्री कार्रवाई को तुरंत और परमानेंटली खत्म करने का ऐलान करते हैं। दोनों साइड्स एक दूसरे के खिलाफ युद्ध या मिलिट्री कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, ना ही बल प्रयोग, ना धमकी देंगे। साथ ही लेबनान की संप्रभुता, उसकी एकता और इलाके में जो उसकी अखंडता है उसका सम्मान करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं, पहले ही पॉइंट में लेबनान का एक नहीं दो बार जिक्र है, जिससे पता चलता है कि यह नेतन्याहू के चेहरे पर कितना बड़ा करारा तमाशा। यह बात अलग है कि नेतन्याहू उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पॉइंट नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। पॉइंट नंबर 2 पर गौर किया जाए तो ईरान ने आज तक अमेरिका के मामलों में दखल नहीं दिया। उल्टा अमेरिका लगातार ईरान के अंदर अराजकता, एनार्की पैदा करने की कोशिश करता है। यह भी कहीं ना कहीं ईरान की पक्ष में जाता हुआ। पॉइंट नंबर 3, दोनों देश अधिकतम 60 दिनों के अंदर आपसी सहमत से बढ़ाया जा सकता है, अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 4, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा और 30 दिनों में पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस दौरान समुद्री यातायात यानी आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल होगा। अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर अमेरिका अपनी सेनाएं भी ईरान के नजदीकी इलाकों से हटा देगा। सबसे अहम है 5वां पॉइंट, जहां बात हो रही है 60 दिनों की, और इस 60 डेज के क्या मायने हैं उसे समझना पड़ेगा। ईरान 60 दिनों तक फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच जो बिजनेस से संबंधित जहाज हैं, यानी कमर्शियल जहाज हैं, को बिना किसी शुल्क के सिक्योर रास्ता देने की व्यवस्था करेगा, इंतजाम करेगा। बारूदी सुरंगें हटाने और अन्य सैन्य बाधाएं खत्म करने पर 30 दिनों में सामान्य यानी नॉर्मल जहाजरानी बहाल की जाएगी। ईरान, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मिलकर फ्यूचर में हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन पर चर्चा करेगा। यानी कि ईरान जो लगातार कह रहा था ना कि वो टोल लेगा, टैक्स करेगा, कम से कम इस अरेंजमेंट में, इस अग्रीमेंट में उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, कतई जिक्र नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की योजना तैयार करेंगे। इसका अंतिम ढांचा 60 दिनों में तय होगा। यह ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। और क्यों? क्योंकि अब $300 अरब अमेरिका रिलीज करेगा फ्रोजन फंड्स के बहाने। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि साहब हमने पैसे नहीं दिए, हमने फंड्स को अनफ्रीज किया है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, मगर आप कान यहां से पकड़ें या यहां से पकड़ें, बात एक ही है। और ट्रंप इस पर क्या सफाई दे रहे थे
फ्रोजन फंड्स और पैसा जारी करने को लेकर आप खुद सुनिए। Can you explain, though, what the difference is between giving Iran U.S. dollars and unfreezing U.S. dollars for Well, the the unfreezing is an easy one to answer. We have taken a lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. If you took their money, because I thought about it, you know, I'm not the most perfect person. I said to Scott, why do we keep their money? What the hell are we giving it back to them? But, you know, people from lots of nations, some nations we don't agree with, they have their money. The dollar's become very strong under me. And they don't want to have a little conflict with somebody and end up having the United States just take their money. So if you do that, you really don't have a system. दोस्तों, साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान कभी भी कोई जंग नहीं जीता, मगर कभी भी कोई बातचीत नहीं हारा। पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप को याद दिलाई थी उनकी यह बात। ट्रंप को पहले तो समझ ही नहीं आया कि किसने कहा था। फिर पत्रकार ने कहा, यह आप ही ने कहा था कि ईरान कभी भी कोई बातचीत नहीं हारता है, और हकीकत यही हो रहा है। ट्रंप का चेहरा देखने लायक था जब पत्रकार ने उन्हें याद दिलाया कि ईरान हमेशा बातचीत जीतता है, और आप जानते हैं ईरान ने काफी हद तक जंग भी जीती है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal Well, is a look, win? here they lost militarily. सबसे बड़ी बात, 7वां पॉइंट, धीरे 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 करके तमाम जो आर्थिक सैंक्शंस हैं वो खत्म किए जाएंगे। कैसे? गौर फरमाइए। अमेरिका ईरान पर लगे सभी तरह के सैंक्शंस को चरणबद्ध तरीके से, यानी एक एक करके खत्म करने का वादा करता है, जिसमें अमेरिका और इंटरनेशनल सैंक्शंस भी शामिल हैं। दोनों पक्ष मानते हैं कि सैंक्शंस हटाना समझौते का सबसे अहम हिस्सा है। नंबर 8, ईरान दोहराता है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दोनों पक्ष एनरिच्ड यूरेनियम के मौजूदा भंडार के फ्यूचर पर सहमति से फैसला करेंगे। न्यूनतम व्यवस्था यानी मिनिमम व्यवस्था यह होगी कि यूरेनियम को IAEA की निगरानी में वहीं कम एनरिच किया जाएगा। परमाणु एनरिचमेंट और ईरान की फ्यूचर की परमाणु जरूरतों पर भी बातचीत होगी। पॉइंट नंबर 2, अंतिम समझौते तक दोनों जो साइड्स हैं वो मौजूदा हालात को बनाए रखेंगे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई नया कदम नहीं उठाएगा और अमेरिका नए सैंक्शंस या एडिशनल मिलिट्री तैनाती नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 10, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरानी तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़ी बैंकिंग, बीमा और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए छूट देना शुरू करेगा। पॉइंट नंबर 10 अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान के साथ एक बिजनेस व्यवस्था कायम करना चाहता है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक बिजनेस मौका ढूंढ रहे हैं, मगर इससे पता चल रहा है दोस्तों कि इस जंग की वजह से जहां ईरान का रुतबा बढ़ा है, वो यूरोप के करीब आया है, उससे अब चीन और रूस पुरजोर तरीके से साथ दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका भी हाथ जोड़े उसके साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। आगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आखिरी समझौते के पालन की निगरानी के लिए एक संयुक्त तंत्र बनाया जाएगा, एक साझा व्यवस्था बनाई जाएगी। जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कुछ प्रमुख प्रावधान लागू हो जाएंगे तो दोनों पक्ष बाकी मुद्दों पर अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे और 14 और आखिरी अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी जाएगी। यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रपोजल्स हैं जिन्हें मानना पड़ेगा, ये वहां सबमिट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यह अपने आप में बहुत अहम बताया जाएगा। और आप खुद मुझे बताइए, यह जो समझौता हुआ है, यहां जीत किसकी है? अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि ये जो 14 पॉइंट्स हैं, इसके मायने क्या हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं? तो आप बहुत ही त्वरित अंदाज में
पॉइंटेड अंदाज में मैं आपके सामने बताना चाहता हूं इसके क्या मायने। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी जीत, युद्ध खत्म करने का ढांचा। पॉइंट नंबर 2, हॉर्मूज स्ट्रेट फिर से खुलेगा। पॉइंट नंबर 3, ईरान को जबरदस्त आर्थिक फायदा, 300 अरब डॉलर्स मायने नहीं रखता। अमेरिका संबंध बेहतर करना चाहता है, यह काफी मायने रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका को भी फायदा, लंबा युद्ध खत्म होगा, तेल बाजार बेहतर होंगे। 5, परमाणु मुद्दे पर समझौता, किसी भी तरह से यहां पर ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, और यह बहुत अहम है, ईरान के लिए चुनौती। और यह चुनौती क्या है, गौर फरमाइए। कुछ वेस्टर्न और इजरायली एनालिस्ट का मानना है कि यदि ईरान पर सैंक्शंस हटते हैं और उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है तो इसराइल की सुरक्षा चिंताएं, उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, यह ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है। मगर अभी फिलहाल यूएस मिलिट्री गल्फ में रहेगी, और इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। ब्रेकिंग, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज country's military forces will stay in the Gulf region probably a while. I did say a little while. Let's see how it all goes. मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जनता को यह बताना था कि अगर डील ना होती तो हम ईरान पर बम गिराते, जैसे ईरान आपका इंतजार कर रहा है कि आओ जहां पना तोहफा कबूल करो। सुनिए अपनी जनता को सुनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. At the same time, with this announcement, or close to it, as people started to think it was going to happen when Iran was making some very positive statements, the stock market has surged to record highs, picking up thousands of points over the last short period of time, thousands of points. And oil is dropping like it has never dropped before, at levels that went in numbers down $7, down $8. They've never seen anything like that. But if we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open. सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप का डिल्यूजन, यानी कि मानो वो किसी और दुनिया में है। वो लगातार कह रहे थे कि हम ईरानी लीडरशिप को एक एक करके मार रहे थे। पहली जो कड़ी थी लीडरशिप की, हमने उसे मार दिया, फिर दूसरी कड़ी थी, उससे भी मार दिया, तीसरी कड़ी को भी हमने नुकसान पहुंचाया। मगर बड़ा सवाल, ईरान का लीडरशिप स्ट्रक्चर वहां बदस्तूर बना हुआ है, तो आप ये जो लॉजिक दे रहे हैं वो निहायत ही वाहियात है। इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको बार बार बताया है कि ईरान किस तरह से मोज़ेक डॉक्ट्रिन का पालन करता है। मोज़ेक डॉक्ट्रिन, जहां उसकी पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बिखरी हुई है, और यह उसने सद्दाम हुसैन से सीखा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये जो बात कह रहे हैं कि हमने एक एक करके उनके लीडरशिप को खत्म कर दिया, उसका कोई बहुत ज्यादा असर ईरान पर पड़ा नहीं। सुनिए। I didn't do this for regime change, but I think this group is regime change. Hey, the first group is dead. One little morning, having breakfast, the whole group, they thought they'd never be caught because we never bombed during breakfast, but we bombed, and they all, 88 people, and I'm not proud of that at all, but the second group came in and they were very unreasonable too. And they were all gone. They were all gone. And then the third group, we've been dealing with them. Couple left this planet, but we've been dealing with them. And again, they've been fine. I mean, I've had a lot easier. I've had some easier ones. They're tough. They're smart. Maritime traffic through the Strait of Hormuz has already increased very substantially, and the normal flow of energy will resume in the coming days. And trillions of dollars will be made by the world, and the stock market will, I believe, continue to rise.
The only difference is that a player that's very volatile, very tough, very smart, frankly, they have, in one way, a primitive culture, but it's also a genius primitive culture. They're very smart people, very good negotiators, but so are we. So rather than possibly going into a depression, rather than having your favorite president be Herbert Hoover, I was always the one I didn't want to be. I wouldn't have preferred Nixon. I wouldn't have preferred, there were plenty I wouldn't prefer, but the one I always thought of, Herbert Hoover, and he caused it. He raised taxes too fast, and he raised interest rates too fast, all at the same time. And it caused the Great Depression. और दूसरी तरफ ये जो डील हुई है, जाहिर सी बात है इसका असर यहां भारत में पड़ रहा है। कांग्रेस का बयान आपकी स्क्रीन पर, पार्टी के जो नेता हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि 2008 में जब मुंबई पर अटैक हुआ था और पाकिस्तान ने इस हमले को करवाया था, तब भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में, आइसोलेट करने में कामयाब हो गया। मगर पूरे ईरान मामले में जो भारत का रुख रहा है, ये कहा जाए बीजेपी सरकार का रुख रहा है, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मौका दे दिया और अब पाकिस्तान दुनिया में अपना मुकाम ऊंचा कर रहा है। कांग्रेस इसी बात की तरफ लोगों का ध्यान खींच रही है। मगर जाहिर सी बात है, जिस देश में मीडिया सरकार को इन मुद्दों पर कटघरे में नहीं रखता, इसकी चर्चा तक नहीं करता, इस पर कहां से कोई संजीदा मशवरा हो पाएगा? आप खुद इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मगर इस मंच पर तमाम मुद्दे, खबर के पीछे की खबर के पीछे के खिलाड़ी, उन्हें मैं आपके सामने लाता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।